भारत के राष्ट्रपति, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? एक बहुत बड़ी पोस्ट, है ना? लेकिन ये देश की सबसे महत्वपूर्ण नौकरियों में से एक तो है, पर शायद सबसे ज्यादा गलत समझी जाने वाली भी। तो चलिए आज पता लगाते हैं कि आखिर भारत के राष्ट्रपति के जॉब डिस्क्रिप्शन में होता क्या है। इस बात को समझने के लिए ना डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक कोट सबसे बेस्ट है। उन्होंने कहा था, वो राज्य के प्रमुख हैं लेकिन कार्यपालिका के नहीं। वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन राष्ट्र पर शासन नहीं करते। और यही हमारे पूरे डिस्कशन का बेस है। राष्ट्रपति एक प्रतीक है, शासक नहीं। तो चलिए इस रोल को थोड़ा और खोदते हैं। राष्ट्रपति की पहली और सबसे जरूरी पहचान क्या है एक राष्ट्र के औपचारिक प्रमुख के तौर पर? देखिए, राष्ट्रपति के पास 3 बहुत पावरफुल टाइटल्स होते हैं। 1, वो भारतीय राज्य के प्रमुख हैं। 2, वो देश के पहले नागरिक कहलाते हैं। और 3, हमारी तीनों डिफेंस फोर्सेस, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के सुप्रीम कमांडर होते हैं। अब ये सारी भूमिकाएं हैं ना, असल में सिंबॉलिक हैं, जो हमारे देश की एकता और अखंडता को दिखाती हैं। तो सवाल उठता है कि इतने जरूरी पद के लिए चुनाव होता कैसे है? यहीं पर चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। राष्ट्रपति का चुनाव हम और आप यानी कि जनता सीधे नहीं करती। तो चलिए समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन आखिर होता क्या है और इसे चुना ही क्यों गया। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन का सीधा सा मतलब ये है कि हम प्रेसिडेंट के लिए सीधे वोट नहीं डालते, बल्कि हमारे चुने हुए नुमाइंदे यानी हमारे एमपीज जो पार्लियामेंट में हैं और एमएलएज जो राज्यों की विधानसभाओं में हैं, वो सब मिलकर एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाते हैं और फिर वो लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हमारे संविधान बनाने वालों ने डायरेक्ट इलेक्शन क्यों नहीं चुना? इसके पीछे 2 बहुत बड़े कारण थे। पहला तो ये कि डायरेक्ट इलेक्शन बहुत खर्चीला होता और बहुत ज्यादा टाइम भी लगता, और तो और प्रधानमंत्री के सामने एक और पावर सेंटर खड़ा हो जाता। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शन हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम से एकदम मेल खाता है, जहां राष्ट्रपति सिर्फ एक नाम के एक सिंबॉलिक हेड होते हैं, सरकार के असली मुखिया नहीं। राष्ट्रपति की शपथ भी उनकी भूमिका को और साफ कर देती है। वो शासन करने की शपथ नहीं लेते, बल्कि 3 बड़े वादे करते हैं। पहला, अपने ऑफिस के काम को पूरी ईमानदारी से करना। दूसरा, और ये सबसे जरूरी है, संविधान और कानून को बचाना, उसकी रक्षा करना। और तीसरा, खुद को भारत के लोगों की सेवा और भलाई के लिए समर्पित करना। तो मेन फोकस किस पर है? संविधान की रक्षा पर। तो इस शपथ को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति के पास क्या पावर्स हैं, कौन सी टूल्स हैं उनके पास? चलिए राष्ट्रपति के इस पावर टूल किट पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले आती है एग्जीक्यूटिव पावर, मतलब कामकाज की शक्ति। राष्ट्रपति उन लोगों को अपॉइंट करते हैं जो असल में सरकार चलाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री, और फिर उनकी सलाह पर बाकी मंत्रियों की नियुक्ति। इसके अलावा अटॉर्नी जनरल, सीएजी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और राज्यों के गवर्नर जैसे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। इन अपॉइंटमेंट्स के अलावा राष्ट्रपति के पावर टूल किट में एक और बहुत ही जरूरी टूल है, वीटो पावर। ये पावर उन्हें संसद से पास हुए नए कानूनों के लिए एक तरह का गेटकीपर बना देती है। भारत के राष्ट्रपति के पास ना 3 तरह की वीटो पावर्स होती हैं। पहला है एब्सोल्यूट वीटो। इसमें वो बिल पर साइन करने से मना कर देते हैं और बिल वहीं खत्म हो जाता है। दूसरा है सस्पेंसिव वीटो। इसमें वो बिल को वापस पार्लियामेंट के पास भेज सकते हैं कि भाई इस पर एक बार और सोच विचार कर लो। और तीसरा और सबसे दिलचस्प है पॉकेट वीटो। इसमें वो बिल पर ना हाँ बोलते हैं ना, बस उसे अपनी जेब में रख लेते हैं, मतलब उस पर कोई एक्शन ही नहीं लेते। इस पॉकेट वीटो का एक क्लासिक एग्जाम्पल है 1986 का। उस वक्त के राष्ट्रपति ज्ञानी ज़ैल सिंह ने एक बहुत ही विवादित इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। नतीजा, वो बिल कभी कानून बन ही नहीं पाया। तो ये दिखाता है कि ये पावर कितनी असरदार हो सकती है। अब अपॉइंटमेंट्स और कानूनों से आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पास कुछ जुडिशियल पावर्स भी होती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि वो दया के लिए आखिरी दरवाजा होते हैं। संविधान के आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति को 5 तरह की क्षमादान शक्तियां दी गई हैं। पार्डन मतलब दोषी को पूरी तरह से माफ कर देना। कम्यूटेशन मतलब सजा को बदल देना, जैसे मौत की सजा को उम्र कैद में बदलना। रिमिशन का मतलब है सजा का टाइम कम करना। रिस्पाइट मतलब किसी खास वजह से, जैसे प्रेगनेंसी, सजा को कम करना। और रिप्रीव का मतलब है सजा पर, खासकर मौत की सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगा देना।
और अब बात करते हैं राष्ट्रपति की सबसे असाधारण शक्ति की, इमरजेंसी की घोषणा करना। ये एक ऐसी पावर है जिसका इस्तेमाल सिर्फ तभी होता है जब देश पर कोई बहुत ही बड़ा संकट आ जाए। राष्ट्रपति सरकार की सलाह पर 3 तरह की इमरजेंसी लगा सकते हैं। पहली, आर्टिकल 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी, जो युद्ध या देश के अंदर ही हथियारबंद बगावत के वक्त लगती है। दूसरी, आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट्स रूल, जब किसी राज्य की सरकार संविधान के हिसाब से काम नहीं कर पाती। और तीसरी, आर्टिकल 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी, जब देश की आर्थिक हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाए। तो क्या इसका मतलब है कि राष्ट्रपति हमेशा सिर्फ सरकार की सलाह मानते हैं? नहीं, जरूरी नहीं। इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है 1997 का। तब राष्ट्रपति KR नारायणन ने उत्तर प्रदेश में प्रेसिडेंट्स रूल लगाने की कैबिनेट की सिफारिश को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया था। ये दिखाता है कि राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इन सारी शक्तियों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन करते हैं। इससे इंडियन प्रेसिडेंट का यूनिक रोल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इस स्लाइड को देखिए। भारत के राष्ट्रपति राज्य के प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट हैं, मतलब एक नाम के कार्यकारी, कुछ ब्रिटिश राजा या रानी की तरह। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट हैं, जो असली एग्जीक्यूटिव हैं। अगर इसे और भी आसान शब्दों में कहें तो भारत के राष्ट्रपति देश को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति देश पर शासन करते हैं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि राष्ट्रपति क्या है? सिर्फ एक रबर स्टैंप या हमारे गणतंत्र की आवाज? शायद इसका जवाब कहीं बीच में है। राष्ट्रपति की असली शक्ति रूल करने में नहीं, बल्कि भारत के संविधान को बनाए रखने, उसकी रक्षा करने और उसे बचाने में है। और सच पूछिए तो यही उनकी सबसे बड़ी और सबसे जरूरी जिम्मेदारी है।